पाकिस्तान को लेकर भारत ने नई नीति का ऐलान कर दिया और यह नीति कहती है कि कश्मीर को लेकर जब भी पाकिस्तान बात करना चाहेगा तो बात केवल पीओके की होगी। भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का झूठा गुरूर चूर चूर करने के बाद भारत पूरी तरह मिशन पीओजे यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की वापसी पर फोकस कर चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो अवैध कब्जे वाला पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो वापस भारत में आ सकता है। क्या इसके लिए केवल एक सैन्य तरीका है या फिर कूटनीति के रास्ते भी यह संभव है? अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। भारत माता की, भारत माता की। अगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की रात में ऐसा उजाला भर दिया कि अपने खौफजदा चेहरों पर छाया मातम पाकिस्तान साफ साफ देख रहा है। एयरबेस तबाह हुई, सुरक्षा सिस्टम ध्वस्त हो गए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। और जो आतंकी पाले पोसे थे वो मिट्टी में मिल गए। लेकिन पाकिस्तान के खौफ की इंतहा बस इतनी भर नहीं है। भारत के रुख से उसे पीओके खोने का डर लगातार सता रहा है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अब पीओके से हाथ धोएगा पाकिस्तान। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. पीओके को भारत में मिलने से रोक नहीं पाएगा पाकिस्तान। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। भारत वापस लेगा पीओके, देखता रह जाएगा पाकिस्तान। पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर पर भारत ने अपनी नीति का खुला ऐलान कर दिया है और उस नीति में पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। पीओके कैसे खाली करेगा पाकिस्तान, इस मुद्दे के अलावा भारत पाकिस्तान के साथ और किसी मुद्दे पर बात करने को अब तैयार नहीं। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
पीओके उस पर ही होगी कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का टाइम ओवर और अब उसे करना ही पड़ेगा पीओके भारत को हैंड ओवर। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे भारत वापस ले लेगा पाकिस्तान से पीओके। Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready. हम आपको आज बताएंगे कि कैसे पीओके खोने के अंतिम पायदान पर है पाकिस्तान। आर्मी की पूरी तैयारी है, मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे। हम आपको आज बताएंगे कि पीओके वापसी के लिए क्या है भारत का प्लान। हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए महज एक ट्रेलर था। अभी असली एक्शन बाकी है, अभी असली स्ट्राइक बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान शत्रुता का इतिहास बदल दिया और अब पीओके वापसी की योजना से भारत पाकिस्तान का भूगोल बदलने की तैयारी कर चुका है। हम घर में घुसकर मारेंगे। पीओजेके से पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा छोड़े, ये बार बार बात होती है। पीओके को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री का बयान समय समय पर आ चुका है, लेकिन यह कैसे संभव होगा? क्या इसके लिए एक सैन्य कार्रवाई आवश्यक होगी? और आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे। देश का राजनीतिक नेतृत्व तो संसद से लेकर सड़क तक ये बार बार कह चुका है कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, लेकिन सैन्य नेतृत्व ने भी इस ओर कई बार इशारा किया है। जहाँ तक पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready. अब सवाल यह है कि क्या फिलहाल भारत पीओके को वापस ले सकता है? क्या हमारी सेना अभी तैयार है? और सबसे अहम बात, अगर एक्शन होता है तो कब होगा और कैसे होगा? कौन सा वक्त हमले के लिए सबसे बेहतर होगा? और क्या युद्ध के जरिए ही पीओके वापस लिया जा सकता है? पाकिस्तान को यह बात अच्छे से पता है कि अगर आमने सामने की जंग हुई तो भारत भारी पड़ेगा।
भारतीय सेना हर साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में युद्ध अभ्यास करती है, वो भी अगस्त से अक्टूबर के बीच। ये वही वक्त होता है जब ना तो बर्फबारी होती है और ना ही बारिश का असर, यानी सैनिकों की मूवमेंट आसान, विजिबिलिटी बेहतर और मशीनरी की परफॉर्मेंस अधिकतम होती है। और ये वक्त हमले के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। ये कहना आपको कि मिलिट्रीली कैसे होगा, ये आप टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकते, मगर मैं यही कहूँगा भारत की फौज बिल्कुल इसके लिए तैयार है। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से इशारा मिलेगा या हुक्म मिलेगा, भारत की फौज इसको करेगी। मगर जिस प्रकार से लक्षण है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के हालात हैं कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा है, हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में मिले। मुझे लगता है वो समय दूर नहीं। पीओके का इलाका दुर्गम है, पहाड़, घाटियां, ठंडी हवा और कम ऑक्सीजन। इसके अलावा नीलम वैली, लीबा वैली और झेलम कॉरिडोर की लड़ाई आसान नहीं होगी। ये इलाके काफी दुर्गम है और ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई लड़ना ऐसे भी काफी मुश्किल माना जाता है। यानी भारत को एडवांस रणनीति और उन्नत तकनीक के साथ पीओके की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि युद्ध सिर्फ हौसले से नहीं जीते जाते, बल्कि लॉजिस्टिक्स और रणनीति से भी जीत मिलती है। भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। 2019 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बर्फ में चलने वाले वाहन, हाइपरसोनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, सर्जिकल टीम सब तैयार है। आज अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर में, तो जो भारतीय बने सामान की ने किस प्रकार से परफॉर्म किया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, एक आधुनिक सबसे मोस्ट आप कहोगे कि अच्छी क्रूज मिसाइल वर्ल्ड की अगर है तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भारत और रूस जॉइंट वेंचर से बनी है। और उसके बाद जो आकाश आपकी मिसाइल है, जो कि एक प्रकार सरफेस टू एयर मिसाइल थी, वो भी काबिल तारीफ थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर आपकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, उसने भी बहुत एक प्रकार से परफॉर्म किया, वो भी भारत में बना हुआ है। L-70 और जो शिल्का हैं उनको भी मॉडर्नाइज भारत में। बात ऐसी है कि इस साल भारत ने 25,000 करोड़ जो है वो सामान भारत ने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस का, और आने वाले 2029 तक ये 50,000 करोड़ हो जाएगा। भारतीय सेनाओं ने शौर्य के दम पर जटिल से जटिल जंगें जीती हैं, लेकिन पीओके के लिए युद्ध की स्थिति में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिन पर ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी। पीओके में संयुक्त राष्ट्र की भी भूमिका है। आर्थिक और सामाजिक नुकसान का भी आकलन करना होगा। पीओके में चीन का इंटरेस्ट भी बड़ी भारी मात्रा में है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के दौरान ही चीन ये स्पष्ट कर चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और खबरें तो ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ मदद की। पीओके को हासिल करने के लिए सैनिक तरीका कुछ कोई भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान ने सैनिक तरीके से पीओके हासिल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान बुरी तरह से फंस सकता है। चाइना का जो है काराकोरम पास हाईवे वहीं से पास होता है, फिर सीपेक वहीं से पास होता है। $65 बिलियन पाकिस्तान चाइना का खर्चा हुआ है। चाइना किसी भी हालत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनने देगी, और आपका दो तरफा लड़ाई हो जाएगा, चाइना के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी। चाइना ने $65 बिलियन खर्च किए, वहाँ से उनकी गैस लाइन, ऑयल पाइपलाइन, रेल लाइन और रोड लाइन जाती है, और चाइना ने अंडर द गाइज ऑफ लेबर तकरीबन 1.5 से 2 डिवीज़न फोर्स वहाँ खड़ी की हुई है। उन्होंने मिसाइल्स और हैवी आर्टिलरी को माउंटेन में, गिलगिट बाल्टिस्तान के पहाड़ों में, गुफा में छुपाए हुए हैं, जो साफ तौर पे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। यानी अगर पीओके के लिए भारत युद्ध का विकल्प चुनता है तो उसे 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। चीन लगातार पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को अपना मुल्क एक तरह से सौंप ही दिया है। माना जाता है कि पीओके में चीन के 10 से 11,000 सैनिक मौजूद हैं। चीनी सैनिक रणनीतिक और व्यापारिक रूप से इसी क्षेत्र से चीनी हित साधते हैं। चीन में पीओके ने अपने बंकर बना रखे हैं। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC भी पीओके से होकर जाता है। इसके अलावा हमेशा पीओके खोने के डर के कारण पाकिस्तान ने LOC के पास बंकर, तोपखाना पोजीशन, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर तैनात कर रखे हैं।
इसके अलावा पीओके की लड़ाई लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए होम टर्फ पर लड़ाई होगी, यानी सप्लाई, गाइडेंस और बैकअप उनका होगा, जबकि भारत के लिए ये पूरी तरह से नया इलाका होगा। इन दुर्गम क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। वहीं चीन के इंजीनियर, पीएलए से जुड़े निर्माण संगठन और सीपेक सुरक्षा में पीएलए से संबंधित दस्ते पहले से पीओके में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने ऐसे निर्माण कार्य किए हैं जिनका मकसद भारतीय सैनिकों को हमले के दौरान मुश्किलें पैदा करना है। भारत के गुस्से से बौखलाए और डरे पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में अब चीन की सीधी एंट्री भी करा ही ली है। यानी पीओके की वापसी के लिए युद्ध का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन भारतीय सेनाएं जब लक्ष्य साध लेती हैं तो उन्हें उसे भेदने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर का अंत हम सबने देखा, किस तरीके से पाकिस्तान परेशान हो गया, भारत के सामने गुहार लगाई। भारत भी युद्ध नहीं चाहता, लिहाजा ये सोचना कि पीओजेके को वापस हासिल करने के लिए एक सैन्य अभियान किया जाएगा, इसकी गुंजाइश कम लगती है। ऐसे में क्या भारत बिना युद्ध लड़े पीओजेके वापस ले सकता है? क्या कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जरिए पाकिस्तान का अवैध कब्जा छुड़ाया जा सकता है? युद्ध के अलावा भी पीओके की वापसी के कई और विकल्प हैं जिन पर आगे बढ़कर भारत पाकिस्तान को पीओके से कब्जा हटाने को मजबूर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कबायली मुल्क के साथ आगे बढ़ पाना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। नियंत्रण रेखा पर शांति रहे और पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद करे तो कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों में बात की जा सकती है, जिसमें पीओके के स्थायी समाधान पर भी बात हो सकती है। फिलहाल ये संभव नहीं दिख रहा क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं कर सकता और भारत अब कश्मीर नहीं, सिर्फ पीओके पर ही बात करने का ऐलान कर चुका है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीओके की वापसी के लिए एक रास्ता यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पीओके पर अपना दावा मजबूती से पेश करे और अपने हक में समर्थन जुटाए। यूनाइटेड नेशंस पर भी समस्या के समाधान के लिए दबाव बनाना होगा, लेकिन इसके लिए भारत को लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। Let me begin by reaffirming India's historic and unwavering commitment. भारत पीओके के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की नीति अपना सकता है, जिसके तहत उसे पीओके में पाकिस्तानी अत्याचारों का हवाला देते हुए वहां के लोगों के सम्मान से रहने के अधिकार और विकसित भविष्य का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाना होगा। स्थिति सामान्य होने पर भारत जनमत पर भी विचार कर सकता है, लेकिन ये भी एक लंबा और बहुत जटिल तरीका है। पीओके के इतिहास और पाकिस्तान के धोखे का डॉसियर तैयार करके भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मुद्दा बना सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। पीओके से सटे क्षेत्रों में भारत विकास की ऐसी बुलंद तस्वीर विकसित करे जिससे पीओके के लोगों को अपने हिस्से के और भारत के हिस्से के कश्मीरी की जिंदगी और हैसियत के बीच का अंतर दिख जाए। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुद्दे पर उठी पीओके के लोगों की आवाज निर्णायक सिद्ध होगी। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर भारत को अपना पक्ष मीडिया और दूसरे संचार के माध्यमों के जरिए लगातार प्रसारित करना होगा ताकि विश्व में ये एक मुद्दा बने और उसमें भारत का दावा मजबूती से सामने आए। कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनीतिक फैसलों में तेजी लाते हुए निरंतर पीओके पर ध्यान केंद्रित रखना ताकि पाकिस्तान पीओके को लेकर संभल ही नहीं पाए। भारत को पीओके वापसी मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाना होगा। पीओजेके भारत के लिए इमोशनल मुद्दा तो है ही, लेकिन रणनीतिक रूप से भी बहुत आवश्यक है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं,
चीन इस इलाके के बड़े हिस्से को अपनी कारोबारी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान आतंकवादियों की नर्सरी और लॉन्च पैड की तरह। लेकिन पीओजेके की पहचान इससे कहीं अलग है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को आतंकवादियों का अड्डा बना दिया था। वहां के लोगों के अधिकार छीनकर उनकी जिंदगियों को नर्क बना दिया। 1948 से पहले पीओके ऐसा नहीं था जैसे आज दिखाई पड़ता है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के बनने से पहले जम्मू और कश्मीर डोगरा रियासत था और इसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह की रियासत में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख भी शामिल था। इसी रियासत में गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी था। 1935 में ब्रिटिशर्स ने गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया गिलगित एजेंसी को लीज पर दिया था, लेकिन 1947 में भारत के आजाद होते ही ये लीज रद्द करके ये क्षेत्र फिर महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। गिलगित बाल्टिस्तान जैसे ही महाराजा हरि सिंह को वापस मिला, उनके कमांडर मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया। लेकिन उसके पहले ही महाराजा हरि सिंह संपूर्ण जम्मू कश्मीर लद्दाख का भारत में विलय करा चुके थे, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। पाकिस्तान ने कबायली हमले की आड़ में युद्ध छेड़ा। भारत की सेनाओं ने उसे खदेड़ा, लेकिन मामला यूएन में गया और फिर उसके बाद संधियों के पचड़े में फंसकर जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, उसे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया, जिसे हम पीओके कहते हैं। 1962 में चीन ने फिर भारत पर हमला किया और लद्दाख का एक हिस्सा कब्जे में कर लिया, जिसे अक्सई चिन कहा जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने तथाकथित कश्मीर को आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के दो भागों में बांट दिया। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान का बड़ा हिस्सा चीन को गिफ्ट में दे दिया। तो पीओके वो इलाका है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया 1948 के युद्ध के बाद में, और ये तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंदर गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। और हिंदुस्तान का स्टैंड, जो लीगल स्टैंड है हिंदुस्तान के, साफ तौर पे कहता है कि 1947 में ये तमाम इलाका जो था महाराजा हरि सिंह के नीचे था, और हरि सिंह ने एक्ट ऑफ एक्सेशन जो है वो हिंदुस्तान के साथ साइन किया था। सोचते सारा का सारा इलाका हमारा ही है लीगली। कश्मीर, कंप्लीट कश्मीर इंक्लूडिंग द इंडियन कश्मीर एंड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही है। पीओके दरअसल जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है और गिलगित बाल्टिस्तान, गिफ्टेड चीन पार्ट, अक्सई चिन सब भारत के जम्मू कश्मीर के ही हिस्से हैं। भारत ने दुनिया के सामने अपना संकल्प बता दिया है। पीओके से पाकिस्तान को हटाना है, उसके अवैध कब्जे से पीओजेके को छुड़ाना है, और ये कैसे संभव होगा उसकी हम बात आपको बता रहे हैं। दरअसल इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों हिस्सों की तुलना की जाए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की एक से एक परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, दूसरी तरफ पाक अपने अवैध कब्जे वाले हिस्से में लोगों के हितों की अनदेखी करता है। वहां का दोहन तो करता है वहां के संसाधनों का, लेकिन लोगों को उसके बदले कुछ नहीं देता। पीओजेके में लोगों की हालत बहुत बुरी है। पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की जिंदगी को फौज और चीन की महत्वाकांक्षाओं के हवाले कर दिया है। उनकी सांसें और उनकी आजादी भी इन्हीं के हाथों। पीओके क्षेत्र से अक्सर ये आवाजें उठती रहती हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी वर्दी है। पीओके के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्मों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी और पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने पीओके के लोगों की जिंदगी नर्क कर रखी है। विरोध के स्वर इस्लामाबाद तक गूंजते हैं, लेकिन फौजी बूटों के नीचे वो कुचल दिए जाते हैं। रियासत की बात कर रहे हैं। न कोई मानवाधिकार, न कोई कानून, सिर्फ पाकिस्तानी फौज की बर्बरता और बंदूक का निशाना इनके हिस्से में आता है। जब से पाकिस्तान ने पीओके के कई इलाकों में चीन को खुलेआम मनमर्जी करने की जो छूट दी है,
उसने पीओके के लोगों के सामने जुल्म और जिल्लत की वो दीवार खड़ी की है जिसके आगे सिर्फ बगावत ही बचती है। क्यों में भी भेदभाव करती है। बिजली, पानी, रोटी रोजगार जैसी उनकी मांगों को पाकिस्तान डंडे के जोर से कुचलता है। पीओके के लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान की आतंक नीति भी है। पाकिस्तान ने पीओके के कई इलाकों को आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स में तब्दील कर दिया था, लेकिन इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर लॉन्चिंग पैड को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन इससे पीओके के लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। अब पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ पीओके के जाने का डर सता रहा है। बलूचिस्तान अपने अधिकारों की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत खस्ता कर चुका है। पीओके भी उसी राह पर है। 1947-48 के युद्ध में जब भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही थी पाकिस्तान के उन कबाइलियों का और उन सैनिकों का जो छद्मवेश में वहां पर मौजूद थे, उस समय क्यों भारतीय सेना का विजय अभियान रोका गया? उस वक्त ऐसी क्या राजनीतिक स्थिति बनी कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पचड़े में फंसकर भारत के लिए हमेशा हमेशा का सरदर्द बन गया? अक्टूबर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए युद्ध को 1 साल का वक्त हो चुका था और दिल्ली में भी हलचल तेज हो रही थी। युद्ध लगातार खिंचता जा रहा था। दूर दूर तक शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की सलाह दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह से सहमत नहीं थे। सरदार पटेल का मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में जा सकता है। सरदार पटेल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यूएन न जाने की सलाह देते हैं, लेकिन 1 जनवरी 1948 को यह मामला यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाता है। 1948 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो हिंदुस्तान की फौज लैंड की श्रीनगर में और आहिस्ते आहिस्ते वो बारामूला तक आ चुके थे। उरी बारामूला तक उसको वकेट कराया गया। फिर नाथुला पास में भी हिंदुस्तान ने टैंक्स डिप्लॉय किए और वहाँ से भी पाकिस्तान को पिछाड़ा गया। जब 67% एरिया हमने खाली करा लिया था, उस समय हिंदुस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल करियप्पा, उन्होंने साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कहा कि किसी भी हालत में इसको यूएन पे मत ले जाइए, गिव मी 3 more days, और ये 3 दिन में हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कह रहे हैं इसको हर प्रकार से खाली कर देंगे। लेकिन यूएन में इस मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए, क्योंकि वो एक किस्म से स्टेट्समैन तो थे नहीं, लेकिन उनको समहाउ द अदर यूएन पे बड़ा विश्वास था और वास्तव में वहाँ ले जाने के लिए के बाद में कम्प्लीटली एक किस्म से हिंदुस्तान के लिए स्टैबिंग इन द बैक हुआ। वेस्टर्न पावर्स से खास करके अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहे और तब से लेकर अभी तक पीओके जो है डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि यूनाइटेड नेशंस भारत के पक्ष में फैसला लेगा, लेकिन यूएन में भारत का यह कदम एक बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले इसे भारत की ओर से उठाए गए जम्मू और कश्मीर का सवाल मानने के बजाय इसे भारत पाकिस्तान विवाद में बदल दिया। इससे भारत का मामला आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा न रहकर 2 देशों के बीच के विवाद में तब्दील हो गया। पाकिस्तान को खदेड़कर भारतीय सेना जिसे जीत चुकी थी, उसे कूटनीति के टेबल पर देश हार गया। 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को पहले अपने सभी सैनिकों को, घुसपैठियों को, कबायलियों को जम्मू और कश्मीर से हटाना होगा। साथ ही भारत से भी अपनी सैन्य ताकत को वहां कम करने की बात कही गई। हालांकि ये भी कहा गया कि भारत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने कुछ सैनिकों को जम्मू कश्मीर में रख सकता है।
इसके बाद रेजोल्यूशन 47 में कहा गया कि जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब वहां जनमत संग्रह कराया जाए, जिससे वहां की जनता तय करेगी कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहेगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। नवंबर 1948 में भारत और पाकिस्तान जनमत संग्रह पर सहमत हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने यहां से अपने सैनिकों को कभी नहीं हटाया। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी सेना के साथ साथ कबायली लड़ाकों को तैनात रखा और नतीजा ये हुआ कि भारत ने भी साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना पूरी तरह से वापस नहीं बुलाएगा, जनमत संग्रह नहीं होगा। युद्ध के इस मोड़ पर 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। सीज फायर लाइन वहीं पर तय की गई जहां उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशन कायम रखी थी। इससे भारत के हिस्से जम्मू कश्मीर का केवल 65% हिस्सा ही आ सका, जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के नाम से जाना जाता है। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में तब्दील कर दिया गया। 77 वर्ष बीत गए POK की टीस के साथ देश को आगे बढ़ते हुए, लेकिन अब भारत ने POK वापसी का सबसे सशक्त दावा किया है, जो पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ेगा। 1947 में भारत के आजाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश की। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1948 में UN में एक समझौता हुआ, जिसके बाद युद्ध रुका। वो समझौता क्या था? आज जब भारत POK की वापसी का मन बना चुका है, तो ये भी हम आपको बताते हैं कि 1948 में हुए युद्ध विराम की शर्तों का आज कितना महत्व है। भारत POK की टीस को कभी दिल से निकाल नहीं पाया। राजनीतिक भूल के कारण कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, वो भारत की हर सरकार के लिए एक फांस की तरह गड़ता रहा। 1949 में सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अवैध रूप से हथियाए कश्मीर से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। भारत ने इस रूप में जनमत कराने से इनकार कर दिया और यह मुद्दा हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह गया। लेकिन भारत ने अपना दावा कभी छोड़ा नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। समय समय पर पाकिस्तानी चालबाजियों के चलते POK का स्टेटस बदलता रहा। 1949 में POK और पाकिस्तान के नेताओं के बीच कराची समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक POK के नेताओं ने पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान सौंप दिया। सितंबर 1952 में UN में एक और प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार सैनिक रह सकते थे और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रहने की इजाजत थी। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने चीन को POK का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा दे दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया। लाहौर तक भारत की सेनाएं पहुंच गईं। सीज फायर हुआ, लेकिन POK का मुद्दा नहीं उठाया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी लड़ाई हुई। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिक बंदी बना लिए। इसके बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर मुद्दे को आपस में सुलझाएंगे। UN या किसी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगी। POK का मामला उस समय भी अनसुलझा ही रहा। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता रहता है। भारत सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा जारी रखा है, जो उसे खाली करना होगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें खाली छोड़ी हैं, जो उसके इस संकल्प का प्रतीक है कि POK हमारा है और एक दिन हम इसे लेकर रहेंगे। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान इसमें चीन को तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका बेवजह मध्यस्थता की बात कहकर टांग अड़ा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार अब पीओके के मामले में पाकिस्तान को और रियायत नहीं देना चाहती। पीओके को भारत में वापस लाने का मिशन तेज है, जिसने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है।